हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आए या फिर ना आए, आपका नॉलेज इससे बहुत क्रिएट हो सकता है पॉलिटिकल साइंस के तौर पर। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि श्रीलंका में भेदभाव का आधार है, यानी जो श्रीलंका था उसमें भेदभाव का आधार क्या था। जब आप बुक पढ़ते होंगे तो इसके बारे में पूर्णतः जो है जानकारी दी गई है कि श्रीलंका में जो भेदभाव का आधार था वो आधार था भाषाई आधार। कौन सा आधार था? भाषाई आधार था, आप जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दूसरा नंबर प्रश्न कहता है प्रोटेस्टेंट जो प्रोटेस्टेंट समुदाय था, प्रोटेस्टेंट समुदाय किस धर्म से संबंधित था? प्रोटेस्टेंट समुदाय ये आपको मिलेगा जो है पेज नंबर, जब आप बुक खोलिएगा पेज जो है 3 से 4, जब उसमें निकालिएगा पहला चैप्टर का, उसमें मिलेगा। प्रोटेस्टेंट समुदाय का जो है किस धर्म से संबंधित था? ये था ईसाई धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित था? ईसाई धर्म से संबंधित। ईसाई धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न कह रहा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? या कितनी है नहीं, यहाँ पर होना चाहिए कितनी थी, क्योंकि 16वीं लोकसभा चुनाव तो हो चुका है, तो कितनी थी होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 65। सी नंबर इसका। कई जगह कई बुक में जो है आपको 63 मिल जाता है, जो कि ये गलत है, 63 नहीं है, 65 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। गठन का मतलब क्या है कि झारखंड जो है, जो झारखंड था वह बिहार से जो है, बिहार से कब अलग हो गया? तो 15 नवंबर कितना 2000 ईस्वी को जो अलग हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम और आपके नॉलेज के तौर पर। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न की धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति जो है को क्या कहा जाता है? मतलब क्या, जो धर्म है उस धर्म को जो भी व्यक्ति क्या करता है? आधिपत्य देता है। जो व्यक्ति उस धर्म को आधिपत्य देता है, यानी यदि कोई धर्म है, मान लिया जाए हिंदू धर्म है, तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, हिंदू धर्म का पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वैसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? या फिर हिंदू नहीं और जो धर्म है, मान लिया जाए मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म है, मैं यहाँ धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म हो, तो यदि वो अपने धर्म की बढ़ावा दे रहा है, धर्म को बढ़ावा दे रहा है, प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये सभी चीज़ें, तो वैसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है सांप्रदायिकता वाला व्यक्ति। इस सांप्रदायिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है? भारत एक राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है भारत? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये हम कैसे जानते हैं? जब हम बुक पढ़ते हैं तब। लेकिन क्या वास्तविकता में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है, क्या अभी आपको नज़र आता है? नहीं। मैं जो है देश के प्रति कोई भी अनैतिक बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन तब पर भी जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं तो आज भी जो है हिंदू मुस्लिम के दंगे हमेशा होते रहते हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो हाँ, ये तौर पर है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छा है। तो ये भारत एक कौन सा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है? सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या है? कि कोई भी, मतलब सत्ता में साझेदारी का मतलब है कि छोटे से छोटे लोगों को भी क्या सरकार जो है महत्व देती है, यानी अल्पसंख्यक जिसकी संख्या हमारे देश में कम है, जिसकी संख्या हमारे देश में कम है, तो वैसे लोगों को भी सरकार क्या करती है? सुविधाएं देती है। किसकी अपेक्षा? बहुसंख्यक वालों की अपेक्षा देती है सरकार। यानी उसको जो छोटे से छोटे लोग जो कि नीचे स्तर के हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है कि वह क्या करे,
आगे बढ़े, तो वैसे लोगों को भी सरकार क्या करती है, जो है आगे बढ़ने का मौका देती है। तो कौन सी व्यवस्था में ऐसी चीज़ें होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, लोकतंत्र। कौन हो जाएगा, लोकतंत्र व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो सीधा सा कौन सा हो जाएगा, सत्ता में साझेदारी राष्ट्र, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बेल्जियम। कौन सा आंसर होगा, बेल्जियम। क्योंकि बेल्जियम में जो कहा जाए तो एक कौन सा कारण था जिसके कारण बेल्जियम में जो है बहुत सत्ता में साझेदारी के प्रति जो है लगाव कम हो गया था। तो उनका भी आधार क्या था, एक तरह से कहा जाए तो अनैतिक आधार था, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वहाँ की सरकार जो थी, वहाँ की सरकार इस बात को समझ गई कि हम जो है अपने देश को तभी चला सकते हैं जब हम सत्ता की साझेदारी को वास्तविक रूप से क्या करें, महत्व दें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेल्जियम हो जाएगा, तीसरा नंबर यानी सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिहली किस देश की राजभाषा जो है घोषित की गई। सिहली किस देश की राजभाषा घोषित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 10 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन जो है का कारण कौन था, किस स्तर पर है, सामाजिक विभाजन का स्तर किस स्तर था, क्षेत्रीय था, सामाजिक था, या फिर ए बी दोनों। तो इसका ए बी दोनों हो जाएगा, सीधा सा ए बी दोनों हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो श्रीलंका में था वो क्षेत्र के आधार पर भी हो रहा था, और सामाजिक जो था, समाज के द्वारा जो लोगों को दबाव दिया जा रहा था कि नहीं तुम इस क्षेत्र में हो तो तुमको यही भाषा बोलना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा कोई भी भाषा हो। तो इसके आधार पर क्या हो रहा था, वहाँ सामाजिक विभाजन हो रहा था। और यदि क्या कर रहा था, यदि तुम नहीं बोल पाते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो ये सब विभाजन हो रहा था कहाँ, श्रीलंका में। किस स्तर पर, तो ये दोनों ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे। मतलब कि वह कौन से नेता थे जो कि जातिगत भेदभाव से मुक्त, यानी जातिगत कोई भी व्यक्ति जातिगत भेदभाव नहीं करे कि ये इस जाति का वो इस जाति का है, उसके पक्ष में कौन थे। तो इसका राइट आंसर सीधा सा हम लोग जानते हैं, हमारे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि एक दलित परिवार से रहते हुए भी अपने संघर्ष के बलबूते उन्होंने छोटे से छोटे जाति जिसको कि लोग जो है तुच्छ मानते थे, उसको भी एक अधिकार दिया देश में अच्छे तरीके से रहने का। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। रंगभेद, रंगभेद का मतलब क्या होता है, रंगभेद का मतलब क्या होता है, रंगभेद यानी कि कौन काला है कौन गोरा है, इसके नस्ल के आधार पर, रंगभेद के आधार पर जो है कौन उठाया था, यानी वह व्यक्ति कौन था। मार्टिन लूथर किंग था, अब्राहम लिंकन था, या जॉर्ज वाशिंगटन या लुइस सोलमा था। कौन था वह व्यक्ति, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। जी हाँ, वो व्यक्ति जो था वो मार्टिन लूथर था, थोड़ा दिमाग से निकल गया था, वो व्यक्ति मार्टिन लूथर था। कौन था, मार्टिन लूथर, रंगभेद के नीति के विरुद्ध जो है आवाज उठाने वाले। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। किनको, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रों को जो है शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, ये प्राचीन काल में ऐसा होता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का जो है तरीका नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय की भावना। क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या क्षेत्रीय की भावना इसका राइट आंसर होगा, या फिर नस्ल या रंग इसका राइट आंसर होगा, या फिर सरकारी नौकरी, या फिर भाषा। इसका राइट आंसर होगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के आधार पर कौन सा सामाजिक विभाजन हो सकता है, कोई होगा, क्षेत्रीय की भावना, क्षेत्रीय की भावना से हो सकता है। यदि आप मान लिया जाए महाराष्ट्र गए, आप मान लिया जाए आप बिहार के हैं और महाराष्ट्र गए, तो वहाँ पर जो है महाराष्ट्र के लोग आपको यह
इस आधार पर जो है वहाँ से निष्कासित करवा सकते हैं कि नहीं ये बिहार का है, मैं यहाँ इसे नहीं रहने दूंगा। तो क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विभाजन हो गया कि नहीं, क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विभाजन। फिर नस्ल एवं रंग, यदि कोई गोरा है और आप काला है तो उसके आधार पर वह आपका सामाजिक विभाजन कर देगा कि नहीं तुम काला हो, तुम इस समाज से चले जाओ। यदि सरकारी नौकरी क्या महत्व रखता है, सरकारी नौकरी तो कोई भी ले सकता है, चाहे इससे सामाजिक विभाजन नहीं हो। भाषा हो सकता है कि आप इस भाषा में बोलते हैं और उस दूसरे लोग को यह भाषा पसंद नहीं है, तो यदि आप दूसरी जगह गए तो फिर आपको वहाँ से सामाजिक विभाजन आपका करवा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, रूस में, भारत में, अमेरिका में, दक्षिण कोरिया में। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। संप्रदायवाद में। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि जो धर्म का बढ़ावा देते हैं वो तो सामाजिक विभाजन करने पर हमेशा तुले रहते हैं। आगे उसके बाद देखते हैं भाषावाद, सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता, यहाँ क्या बोल रहे हैं आधार। क्षेत्रीयवाद, नस्लवाद, इसमें थोड़ा जो है निम्नलिखित में से, एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है, यानी सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। मुझसे मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। ये जो है इसका राइट आंसर जो है वह संप्रदायवाद ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म का केवल प्रचार कर रहा है उसको जो है सामाजिक विभाजन से क्या मतलब, उसको तो सामाजिक विभाजन से कोई नहीं मतलब है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गोरा है, ठीक, और एक ये व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है जो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, ठीक। यहाँ पर कोई व्यक्ति काला भी है, काला यानी नस्ल वाला है। अब ये कोई व्यक्ति ए प्रचार कर रहा है, तो यदि इस धर्म को यह गोरे वाला व्यक्ति मान लेता है तो फिर यह कभी भी इसको चाहेगा कि यह समाज से भगा दें इसको, इस गोरे वाले व्यक्ति को। या फिर यही व्यक्ति जो है प्रचार करते हुए जब इसके धर्म को यह काला वाला व्यक्ति मान लेता है तो फिर क्या यह मानेगा कि जो है, यह कभी सोचेगा कि यह काला व्यक्ति हमारे समाज से चला जाए? तो सामाजिक विभाजन तो ये नहीं सोचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदायवाद हो जाएगा। नहीं तो हम देख लेते इसका राइट आंसर क्या है, नस्लवाद। जी नहीं, यह गलत है, नस्लवाद यहाँ नहीं होगा। इसका नस्लवाद जो नहीं होगा ये गलत है, इसका राइट आंसर होगा संप्रदायवाद। नस्लवाद के आधार पर तो सामाजिक विभाजन होता ही है, तो हर कोई जानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। संविधान का कौन सा, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। सीधा बुक पढ़िएगा तो बुक में जो है लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था महिलाओं को इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी। ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति जो है वह किस पर आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति सीधा जानते हैं धर्म पर आधारित होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के। अगला अभी इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है जो कि आगे आने वाले वीडियो में ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर एग्ज़ाम के तहत नहीं, आपके बेसिक जानकारी के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में ये जो 20 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में लगभग जो है मैं अनुमान के कह सकता हूँ कि 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे ये भले ही क्वेश्चन का जो है कंसेप्ट अलग हो, क्वेश्चन भले ही अलग तरीके हो, लेकिन उसका जो जैसे कि यहाँ सांप्रदायिक मान लिया जाए, यहाँ सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, ठीक। यहाँ पर दे देता जातिवाद राजनीतिक आधारित होती है, तो क्या हो जाता है आंसर जाति पर। तो ये सब चीज़ें जो है भले उलट पलट दे दे, लेकिन इसी कंसेप्ट के आधार पर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।